सभी को सुप्रभात। आज मैं कक्षा 7 में आपको विषय आपका सामाजिक विज्ञान है, इसे एसएसटी आप कहते हैं। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नए राजा और उनके राज्य, भारत के संदर्भ में है, ठीक है। और ये आपका दूसरा पार्ट है। इसमें कौन कौन से ऐसे नए राजा हुए और वो उन्होंने अपनी कौन कौन सी राजधानियां बनाई, वो राज्य कौन से थे, इस विषय पर आज हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नए राज्यों में उत्तर भारत के राज्य, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत, ठीक, दक्षिण भारत। तो हम आपको सर्वप्रथम उत्तर भारत के राज्यों के बारे में बताऊंगा। आपने ये भी सुना है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हजारों की संख्या में राजे रजवाड़े रहते थे, लेकिन उनकी एक बड़ी कमी यह थी कि आपस में उनकी किसी से नहीं बनती थी। एक राजा अपने पड़ोस के राजा के साथ कभी मित्रवत संबंध नहीं रखे, जिसका परिणाम यह था कि भारत विदेशी शक्तियों का गुलाम हो गया, विदेशी आक्रांताओं का शिकार हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि 647 ईसा पूर्व से पहले, 647 ईस्वी से पहले क्या होता है कि भारत में हर्षवर्धन का राज्य होता है। लगभग संपूर्ण भारत हर्षवर्धन के एकाधिकार में होता है। लेकिन 647 ईसा पूर्व में जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, तो उसके बाद जो हर्षवर्धन के कह दे कि मंत्री, सामंत, इस तरीके के जो पदाधिकारी होते हैं, जो सामंत पदाधिकारी होते हैं, जिनको एक एक छोटे छोटे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इस राज्य को देखेंगे और हमको उसकी रिपोर्ट देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे उदाहरण के तौर पर 5-6 गांव हैं, 5-6 गांव का एक प्रधान होता है, और अब वह प्रधान 5-6 गांव का संचालन कैसे करे, गांव की छोटी छोटी समस्याएं उस तक कैसे पहुंचे, वह हर गांव में अपना एक व्यक्ति क्या है कर देता है, तो जिम्मेदारी दे देता है कि आप इस गांव से हमको पूरी गांव की रिपोर्ट देंगे। फिर इसी तरीके से जो दूसरा गांव होता है, वहां दूसरे गांव व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है। इस तरीके से 5-6 गांव जो होते हैं पंचायत के, उनकी पूरी सटीक रिपोर्ट प्रधान के पास पहुंचती है। जो राजे होते थे वो भी ऐसे ही मंत्री, सामंतों को अपने यहाँ आश्रय देते थे, उनको पूरे छोटे छोटे जो राज्य होते थे उनकी जिम्मेदारी देते थे, और उनकी जिम्मेदारी यह होती थी कि वो अपने राजा को इस गांव जो भी समस्याएं हैं उनकी रिपोर्ट दे। तो राजा को सभी राज्यों की जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में थे, पूरे क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी रहती थी। लेकिन हुआ यह कि 647 में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो जो ये सामंत और मंत्री जो जिनको विशेषाधिकार दिया गया था, ये अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। तो छोटे छोटे जो राज्य होते हैं, छोटा जो क्षेत्र होता है, छोटा सा जो समूह होता है, उसको वो अपने कबीले का राजा घोषित कर देते हैं। और इस तरीके से यह एक प्रथा चली आई कि जिस जिम्मेदार को जिम्मेदारी दी गई, वह जिम्मेदार आगे चलकर अपने आप को राजा घोषित कर देता है। तो अब देखिए कि उत्तर भारत में क्या होता है। हर्षवर्धन का राज होता है, लेकिन 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के इतिहास का जो इतिहास काल रहा है, वह राजपूत काल के नाम से जाना गया है। मतलब 12वीं शताब्दी तक जो भी राजे रजवाड़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, वह राजपूत राजवंश के राजा होंगे। राजपूत राजाओं के बारे में हमें और जानकारी चंद्रवरदाई की एक पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो। तो चंद्रवरदाई जो होता है वह अपनी पुस्तक लिखता है, पृथ्वीराज रासो, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। वह क्या करता है, इस पुस्तक में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो एक सिद्धांत देता है, अग्निकुल सिद्धांत। चंद्रवरदाई का यह मत होता है कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। कहीं कहीं पर
ग्रंथों में लिखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य भगवान ने की है या सूर्य के द्वारा हुई है। ठीक है, तो अग्निकुंड, अग्नि से, सूर्य से, इस तरीके से तमाम हमें सिद्धांत पढ़ने को ग्रंथों में मिलते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में। अब देखते हैं 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत एवं दक्कन के 3 शक्तिशाली राज्य उभरते हैं, या ये हम कहें कि उत्तर भारत में 3 शक्तिशाली राज्य उभर कर सामने आते हैं और वह राज्य राजपूत राजवंश से संबंधित होते हैं। इसमें पहला है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार राजवंश 730 ईस्वी से 1018 ईस्वी तक रहता है, पाया जाता है, इसके प्रमाण मिलते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन है? पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है 1 नंबर का कि गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था इसकी स्थापना किसने की? तो ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? नागभट्ट ने की थी। ध्यान रखना इस बात को, नागभट्ट ने कौन सी राजवंश की स्थापना की थी? तो गुर्जर प्रतिहार। कब? 730 से 1018 ईस्वी तक के मध्य में। और जो नागभट्ट होते हैं, नागभट्ट के जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो इसके बाद नागभट्ट के बाद कई उत्तराधिकारी इन्हीं के राजवंश के होते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं वो है मिहिर भोज। मिहिर भोज सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं गुर्जर प्रतिहार के। ये कब हुए हैं? 836 ईस्वी से 885 ईस्वी के मध्य में। ये क्यों प्रसिद्ध हुए हैं? ये अपनी सीमाएं पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक उसका विस्तार करते हैं, अपने अधिकार में लेते हैं और कन्नौज को जीतते हैं, कन्नौज राजधानी बनाते हैं, कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। कौन करता है? मिहिर भोज करते हैं। ठीक है, कन्नौज पर आक्रमण करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं। इसलिए यह इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं कि सर्वप्रथम कन्नौज को राजधानी कौन बनाता है, वह कौन सा शासक है जो कन्नौज को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाता है? तो वो है मिहिर भोज। ठीक है, ये किस वंश के हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं। उसके बाद देखते हैं कि मिहिर भोज के पुत्र होते हैं महेंद्रपाल प्रथम। ध्यान रखना, नागभट्ट के राजवंशों में सबसे प्रसिद्ध हुए हैं मिहिर भोज, और मिहिर भोज का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है महेंद्रपाल प्रथम। ये उत्तराधिकारी बनता है। ये भी क्या करते हैं कि हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य तक अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं, जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य इनका रहा है। और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक इन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। और फिर क्या होता है कि 1008 से 1019 के मध्य, ठीक है, 1008 से 1009 ईस्वी के मध्य में क्या होता है? महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है। तो जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है तो क्या होता है कि जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश होता है वह उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, वह कमजोर हो जाता है और इस राजवंश के जो शासक होते हैं वो सब पराजित होते हैं। तो पराजय का कारण क्या है? महमूद गजनवी का आक्रमण। ठीक है, यह ध्यान रखना। ये भी पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश पर आक्रमण कौन करता है? तो महमूद गजनवी करता है, और वह इनकी जो मुख्य राजधानी कन्नौज होती है, जो ऐतिहासिक होती है, जो अपने आप में प्रसिद्ध होती है, उस कन्नौज पर महमूद गजनवी का एकाधिकार हो जाता है। फिर दूसरा जो शक्तिशाली राज्य उभर कर आया उत्तर भारत के क्षेत्र में, उत्तर भारत में, वो था बंगाल का पाल राजवंश। तो बंगाल का जो पाल राजवंश है वो 750 ईस्वी से लेकर 1120 ईस्वी के मध्य पाया जाता है। और पाल राजवंश के जो प्रथम शासक होते हैं उनका नाम गोपाल पाल होता है। गोपाल पाल क्या होता है? गोपाल वंश के प्रथम शासक होते हैं। और इस पाल वंश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बिहार पर 400 वर्षों तक राज्य करता है। जो बिहार राज्य है
उस पर उस क्षेत्र में 400 वर्षों तक पालों का अपना एकाधिकार होता है। फिर क्या होता है कि गोपाल पाल के बाद उनका उत्तराधिकारी पुत्र क्या होता है, धर्मपाल गद्दी पर बैठता है। और जब वह गद्दी पर बैठता है तो वह गंगा यमुना का पूरा जो क्षेत्र है उस पर अपना एकाधिकार कर लेता है। और ध्यान रखना, गंगा यमुना का जो दोयाब क्षेत्र है वह कृषि क्षेत्र में बहुत ही प्रबल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन किया जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि धर्मपाल के बाद उनका पुत्र होता है देवपाल। देवपाल गद्दी पर बैठेगा, उड़ीसा को जीतेगा और उड़ीसा से असम तक पूरा अधिकार जो होगा वो पालों के अधिकार क्षेत्र में होगा। ठीक है। इनके पाल वंश के पतन का क्या कारण रहा है, तो पाल वंशों पर चोल राजवंश ने आक्रमण कर दिया और पूरी शक्तियों को तहस नहस कर दिया। तो पाल वंश जो पाल राजवंश होता है उसको, उसका पतन, उसको पराजित करने वाले चोल होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको आज के इस वीडियो में नए राजा, उनके राज्यों के बारे में पढ़ाना है। 3 शक्तिशाली राज्य पढ़ाने हैं, जिसमें से हमने आपको 2 राज्य पढ़ाए हैं। ठीक है। एक बार पुनः हम देख लेते हैं। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरे भारत में टुकड़ों टुकड़ों में जो भी सामंत होते हैं, मंत्री होते हैं और इनके आला अधिकारी होते हैं, अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। लेकिन 12वीं शताब्दी का जो काल होता है या 12वीं शताब्दी तक जो समय रहता है उस काल को राजवंश के नाम से जानते हैं या राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और एक उस समय साहित्यकार हुए हैं चंद्रबरदाई, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में उन्होंने बताया है कि राजपूतों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया है, अग्निकुल का सिद्धांत। उन्होंने यह मत दिया है कि राजपूतों की उत्पत्ति का मुख्य आधार अग्निकुंड है, वो अग्नि से जन्मे हैं। 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत में 3 शक्तिशाली राज्य, उत्तर भारत और दक्षिण के क्षेत्र में 3 शक्तिशाली राज्य उभरते हैं। पहला उसमें है गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, जिसके संस्थापक नागभट्ट होते हैं। और इस राज्यवंश में सबसे प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज होते हैं। मिहिर भोज पंजाब से लेकर दक्षिण और नर्मदा, पंजाब से दक्षिण में नर्मदा तक अपना विस्तार करते हैं और कन्नौज को ऐतिहासिक राजधानी बनाते हैं। फिर मिहिर भोज के पुत्र जो होते हैं महेंद्रपाल प्रथम, वो हिमालय से दक्षिण विंध्य तक और अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं और पश्चिम गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक विस्तार करते हैं। महमूद गजनवी क्या करता है, आक्रमण कन्नौज पर करता है और इस तरीके से गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंत हो जाता है। अगला जो शक्तिशाली राज्य उभर कर सामने आया वो बंगाल का था पाल राजवंश। पाल राजवंश के जो प्रथम शासक थे गोपाल पाल थे। ठीक है। और गोपाल पाल ने 400 वर्षों तक बिहार पर राज्य किया। गोपाल के बाद उनका पुत्र धर्मपाल गद्दी पर बैठता है और राज्य का विस्तार गंगा यमुना के मैदान तक करता है। यह कृषि क्षेत्र में बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। फिर क्या होता है कि धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठेगा, उड़ीसा तथा असम को जीत लिया है ना, यानी कि जीत लेता है। ठीक है। फिर पतन का क्या कारण है कि चोलों का आक्रमण के कारण पाल राजवंश का पतन हो जाता है। इस तरीके से आप ये नोट्स बनाते रहेंगे, लिखते रहेंगे, माह के अंत में टेस्ट होगा, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। थैंक यू।